हाय एवरीवन। सो लग रहा है ना आपको ये कि भाई अगर आंसर की में मार्क्स थोड़े से कम अभी दिख रहे हैं तो एक काम कर लेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर जो हमारे लो प्रायोरिटी के कॉलेज है, लाइक हमारे ऑफ कैंपस हो गए या हमारे साउथ कैंपस के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हो गए, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में मतलब कि हमारी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ऊपर डाल देंगे, बाकी टॉप कॉलेजेस को नीचे डाल देंगे। अगर ये अप्रोच आपके दिमाग में है ना तो मेरे भाई पता नहीं किसका आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, बंद कर दो तुरंत। ऐसा नहीं होने वाला। एक सटीक तरीका क्या है प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का, वो कायदे से बात इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। यार देखो, आंसर की हमारी आज मतलब 1 जुलाई को रात को 11:50 तक जो हमारी आंसर की दी है बहुत सारी गलतियों के साथ, उसको चैलेंज करने का हमें टाइम दिया हुआ है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, जितना ज़्यादा आप चैलेंज करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उससे होगा क्या कि एनटीए को ये चीज़ फील होगी कि भाई बहुत गलतियां हैं, और जब वो बहुत गलतियां उन्हें दिखेंगी, जब आप मैक्सिमम मेल उन्हें डालोगे, मैं आपको सभी को ये कह रहा हूं कि अपनी जो आंसर की है ना सब मेल डाल दो एनटीए को, बोलो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। जब बहुत ज़्यादा गलतियां उन्हें दिखेंगी तो आपके पैसे वापस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, प्लस आपको एक नई आंसर की मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि एनटीए तक ये बात जो है वो पहुंच चुकी है। बट अगेन अभी हमें वर्स्ट केस सिनेरियो और बेस्ट केस सिनेरियो दोनों को लेके चलना है। हमारा बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि भाई हमारी नई आंसर की आ जाए जिसके अंदर हमें जो है हमारे मैक्सिमम आंसर्स हमें ठीक मिले। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि भाई जो ये है हमें आंसर की जो दी हुई है उसी के तहत हमें चलना पड़ेगा। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा होता भी है और वो जो भ्रम आपके दिमाग में बाकी के पता नहीं कहाँ से आप कंटेंट वो सब देख रहे हो, जो बाकी के लोगों ने आपके दिमाग में डाल दिया है कि प्रेफरेंस लिस्ट जो है पर्सनलाइज में बना के आपको दे दूंगा, आपको 1500 रुपये पे करने, 2000 रुपये पे करने, उसकी क्लैरिटी प्रॉपर तसल्ली से अब ले लेता हूँ। वीडियो देखो कंपैरेटिवली लंबी ज़रूर बनेगी, पर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, इसका वादा मैं आपको करके जा रहा हूँ। ठीक है, अब यार देखो, आप अगर मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहते हो कि आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे यार, अभी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को भी लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स को भी लेकर, एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आप पर्सनली मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। बहुत से बच्चों को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, विद इन 24 आवर्स के अंदर मेरी पूरी कोशिश बनी हुई है कि मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अब पॉइंट पे आता हूँ, वीडियो को ना 2 हाफ में डिवाइड करते हैं। पहला हाफ कंप्लीट होने के बाद भी आप वीडियो को खत्म कर सकते हो, क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मैं बात आपको बोल रहा हूं ना उसका रिटर्न आपको प्रूफ जो है वो एक एक लाइन करके समझाऊंगा उसी बात का। यार समझते हैं, आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, मान लो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने 1 2 3 करते 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 मान लो आपने टोटल 30 कॉलेजेस लगा दिए, जो भी आपका मनचाहा कोर्स था। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर जो 22वां कॉलेज था ना, जैसे ही आपका राउंड 1 हुआ, राउंड 1 के अंदर क्या हुआ भाई, आपको राउंड 1 के अंदर आपकी लिस्ट का जो 22वां कॉलेज था वो आपको अलॉट हो गया। यहाँ पे 22वां कॉलेज आपको क्या हो गया, अलॉट हो गया। अब यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे आपको डीयू ने क्या बोला है कि उसके नीचे के जो कॉलेजेस होंगे ना, मतलब कि 23 24 25 से लेके लेके आपके आगे 30 तक, आप जो आगे आपका राउंड 2 होगा या फिर राउंड 3 होगा, आप इन कॉलेजेस को अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप खेल ही सिर्फ और सिर्फ ऊपर के कॉलेजेस में पाओगे। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता है कि मान लो किसी बच्चे को बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, उसने कहीं 24वें नंबर पे अपना एसआरसीसी ऐसे करके और फिर उसके नीचे 25वें नंबर पे हंसराज डाला हुआ था, ठीक है, और उसको 22वें नंबर का कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो वो जो है आगे एसआरसीसी और हंसराज को अपग्रेड कर ही नहीं पाएगा। आपको राउंड 2 के अंदर जो प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको 1 से लेके आपके 21वें तक जो कॉलेजेस आपने पहले प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाले थे उसको ही आप ऊपर नीचे कर पाओगे। तो ये जो भ्रम है ना आपका कि टॉप कॉलेज को मैं नीचे डाल देता हूँ, ये सब खराब अप्रोच है। ये देखो प्रेफरेंस लिस्ट हमारी वर्क कैसे करती है। मान लेते हैं आपके जो भी नंबर आ गए, ठीक है, ये आपके नंबर आ गए, प्रेफरेंस लिस्ट देखेगी कि भाई जो भी आपने कोर्स डाला हुआ है वो ऊपर से नीचे चलेगी, टॉप टू बॉटम चलेगी। वो देखेगी कि क्या पहले जो पहले हम नंबर पे कॉलेज डाला है क्या इसके अकॉर्डिंग इसको कॉलेज मिल सकता है, वो देखेगा कि नहीं औकात से बाहर है, फिर देखेगा नहीं औकात से बाहर है, नहीं औकात से बाहर है, ठीक है, ये मिल रहा है, वो सीधा जो डीयू का सिस्टम है आपको चौथे नंबर का कॉलेज अलॉट कर देगा जैसे ही वो आपकी रेंज में आ गया, समझ रहे हो। लेकिन वो उसके नीचे वाले जो कॉलेज है ना उसकी लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब आप चाहो तो वीडियो को लीव भी कर सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल क्लैरिटी दे दी है। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए, इसी बात को समझने के लिए ड्यू का ऑफिशियल नोटिस जो है ना मेरे भाई, उसके 3 चैप्टर्स है वो हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन कायदे से, ठीक है। अब यहाँ पे चलते जरा नीचे हम,
अब यहाँ पे ये चैप्टर 1 आ गया, इसका मैं लिंक भी आपको नीचे डलवा दूंगा, इस ये जो हमारी शीट है प्रॉपर, इसका लिंक मैं आपको डलवा दूंगा। यहाँ पे चलते हैं ज़रा एक बार नीचे, ये आ गया, यस। अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 5 के अंदर यहाँ पे क्या कह रहा है, एलोकेटेड सीट का मतलब डीयू के लिए पता है क्या है, कि आपको जो आपका प्रोग्राम है और कॉलेज वो आपको एलोकेट हो गया है, वो आपको मिल गया है, अब आपको सीट जो एलोकेट हो गई है। अब ये प्रेफरेंसेस कैसे दी जाएगी, आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी कि एक पर्टिकुलर जो भी आपका कोर्स है उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कैटेगरी वाली सीट्स कितनी है और आपके मार्क्स कितने हैं। बात आ रही समझ में। अब उसके अंदर जो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मेरे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, मान लो बीकॉम ऑनर्स के लिए जो है ना टोटल मान लेते हैं 100 सीट्स है, फॉर एग्जांपल 100 सीट्स है पूरे डीयू के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा एससी कैटेगरी का या एसटी कैटेगरी का जनरल के अंदर compete कर जाता है, उसके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी के आ जाते हैं, तो उसको यूआर में ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि उस केस में फिर आपकी सीट्स कितनी रह जाएगी, 99। एक सीट जो है वो जो दूसरी कैटेगरी का बच्चा है उसको यूआर के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा, और यहाँ पे ये जो सीट है वो खाली छूट जाएगी और कोई नया बच्चा आके इसके अंदर बैठेगा। बात आ रही समझ में, ये इस पॉइंट के अंदर समझाया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने ये बात समझाई हुई है कि मेरे भाई अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल है ना, पीडब्ल्यूबीडी, कश्मीरी माइग्रेंट, जो भी कैटेगरी का बच्चा है, वो अगर अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने में असमर्थ होता है तो उसको भी किस में कंसीडर किया जाएगा, यूआर कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ये हमारा 5th पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट के अंदर आ जाओ। छठा पॉइंट आपको क्या कहता है मेरे भाई, इसको कायदे से समझना। मान लो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, मान लेते हैं एससी कैटेगरी के अंदर बीकॉम ऑनर्स की, फॉर एग्जांपल मैं रैंडम ले रहा हूँ सारी चीज़ें, बीकॉम ऑनर्स के अंदर 55 सीटें हैं और यहाँ पे मान लेते हैं 37 सीटें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे डीयू के अंदर जो एससी बच्चे थे जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था, वो मान लेते हैं कि 53 है, ठीक है, 53 है। तो 53 बच्चों ने ही अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो 2 सीट बचेगी ना वो यहाँ पे एसटी कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। मतलब कि एसटी कैटेगरी के अंदर टोटल सीट कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। और ये वाइसा वर्सा है, मतलब कि अगर एसटी की फुल होती है तो वहाँ चली जाएगी, वहाँ खाली होती है तो वहाँ आ जाएगी। ये इस पॉइंट के अंदर समझाया हुआ है। बात आ रही समझ में, एक एक पॉइंट बहुत कायदे से समझाऊंगा आपको। और ये 7th पॉइंट तो मैंने आपको समझाई दिया कि कैटेगरी वाला बच्चा अगर यूआर में कंपीट कर जाता है तो उसको यूआर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पे डीयू आपको बहुत साफ साफ कहता है कि ये आपका फ़र्ज़ बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है ना, आप उसको डेली खोलो। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ डेली सुबह 9 बजे और एक बार दिन में 2 बजे। मतलब ये तो खुराक वाले हो गए ना, डॉक्टर कहता है सुबह 9 बजे ले लेना, फिर दोपहर में 2 बजे ले लेना। भाई ये आपको खुराक है, ये लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। बात आ रही समझ में। अब उसके बाद आगे आ जाओ। अब क्या होता है, आपने प्रेफरेंस डाली, पहले राउंड में आपको एक सीट जो है एलोकेट हो गई। सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ेगा दैट इज आपको उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, मस्ट एक्सेप्ट। अगर आप उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि भैया तूने मेरी कर दी बेइज्जती, अब मैं तेरे को एडमिशन नहीं दूंगा। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर द प्रोविजन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर सीट विल बी वैलिड ओनली फॉर द राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन केस द कैंडिडेट is offered multiple seats in particular rounds, he must accept to take admission only in one seat। आपको क्या है, आपको मान लो बीकॉम ऑनर्स भी मिल गया, बीकॉम प्रोग्राम भी मिल गया, बीएमएस भी मिल गया, तो आपको किसी एक को ही एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सुनना, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। In activity, no action will be taken as non-acceptance to the allocated seat. It will be treated as decline to the provisionally allocated seat and the candidate will no longer be able to participate in subsequent rounds of CSAS 2023। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो सीट को तो आप एडमिशन से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से सीधा बाहर हो जाओगे। उसके बाद आगे के राउंड में खेल नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या भाई, नोट्स बना लेना, कॉपी रख लेना अपने पास। आपको जो भी एलोकेटेड सीट मिल रही है आपकी, पहले उसको आपको छाती से लगाना है, सर माथे से लगाना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। फिर जैसे आप एक्सेप्ट करोगे, आपका कॉलेज जो है, जो आप भी आपने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे, वो आपके चेक करेगा सारे, ठीक है। आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बीएमएस के अंदर मैथ्स मैंडेटरी है, तो वो चेक करेगा कि भाई 12वीं क्लास के अंदर, कॉलेज के पास जब जाएगा कि 12वीं क्लास के अंदर इस बच्चे ने मैथ्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और मैथ्स पढ़ा भी है तो जो 12वीं की मार्कशीट आपने अपलोड की है, ये बच्चा उसमें पास हुआ भी है या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट A to Z सब कुछ करेगा, ठीक है। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी,
आपके पास दो ऑप्शन होंगे कि या तो आपको उसको अप्रूव करना पड़ेगा या तो जो है आपको उसको जो है रिजेक्ट करना पड़ेगा कि ठीक है ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नो एप्लीकेशन विल बी लेफ्ट अनअटेंडेड बाय द कॉलेज, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो अनअटेंडेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि कॉलेज आपको रिप्लाई ही ना दे, होगा और ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको वो करना पड़ेगा, मतलब उसको देखना पड़ेगा, पोर्टल को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब एक बात, यहाँ पे जैसे ही आप उसको अप्रूव देते हो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन फ़ी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप उसको रिजेक्ट करते हो इसका मतलब ये है कि आप आगे जो है अपग्रेड के लिए जाना चाह रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इन केस ऑफ रिजेक्शन, एक सेकंड रुकना, इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ ले। आफ्टर वेरिफिकेशन द आई एम सो सॉरी, एक बार रिपीट करते हैं इस बात को। इन आफ्टर वेरिफिकेशन द कॉलेज विल आइदर अप्रूव और रिजेक्ट, मतलब कि यहाँ पे जो कॉलेज है वो या तो अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। जैसे ही वो अप्रूव करेगा आपको फी भरनी ही भरनी है मेरे भाई। मैं इसको क्लैरिटी को बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँगा अभी इसी पॉइंट पे। राउंड 1 हुआ मान लो, ठीक है, राउंड 1 हो गया, आपको सीट मिल गई, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, उसको कर लेना है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद कॉलेज या तो उसको अप्रूव करेगा, ठीक है, या फिर कॉलेज उसको रिजेक्ट करेगा। कॉलेज अगर आपको अप्रूव करता है तो आपको उसकी फ़ी पे करनी ही करनी है, करनी ही करनी होगी आपको उसकी फ़ी पे। ये बात ध्यान रखना, ये वाला जो स्टेप है ये मस्ट है। अगर आप फ़ी पे नहीं करते हो तो ख़त्म है कहानी, वहीं पे दिल्ली यूनिवर्सिटी बाहर कर देगी आपको। अगर कॉलेज आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको रीज़न देगा, ठीक है, कि वो आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है। आपका कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं, आपको टाइम दे देगा कि इस टाइम के अंदर आप जो है ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर दो, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर देगा अगर उसको कुछ भी दिक्कत लगती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसके अंदर। अच्छा, तो अप्रूवल, जैसी अप्रूवल आता है आपको एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, चाहे आप अपग्रेड करना चाहते हो चाहे आपको वही सीट रखनी है, आपको फ़ी पे करनी ही करनी है। बार बार रिपीट करो इस बात को, क्योंकि देखना अभी मेरे पास ही बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि सर मैंने तो फ़ी पे नहीं करी, मुझे तो अपग्रेड करना था। बार बार रिपीट करो इस बात को। आगे देखो, अब यहाँ पे कॉलेज जो है आपको जो भी वो आपको जो भी रीज़न देगा कि वो क्यों रिजेक्ट कर रहा है वो आपको बता देगा। उसके बाद यहाँ पे देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत क्लियरली आपको कहती है, जब कॉलेज के दौरान आप बातचीत कर रहे होगे आपके पोर्टल पे डॉक्यूमेंट से, कॉलेज आपको कुछ भी कहता है, अगर आप उसमें फेल होते हो, मतलब फेल एज इन अगर आप उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, देखो फेलियर टू द रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द एलोकेटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल बी आउट ऑफ CSAS UG 2023। भाई अगर आपने कॉलेज को रिप्लाई नहीं दिया आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम से, एडमिशन सिस्टम से बाहर हो, बिल्कुल। बात आ रही समझ में। अब उसके बाद देखो, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो आपको ऑनलाइन फी जो है पे करनी ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको अपग्रेड करने का जो है ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप अब अपग्रेड कर दोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप अपग्रेड कर दोगे, यहाँ पे देखना जरा, ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स विल हैव टू ऑप्ट अपग्रेड, ठीक है, अपग्रेड का और फ्रीज का आपके पास ऑप्शन आएगा। उसके बाद कैंडिडेट हु वर एलोकेटेड, ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं, आगे देखते हैं। जैसे ही अब आपने अपग्रेड कर दिया, अब देखना जो मैं आपको बात कह रहा था ना, यहाँ पे देखो, अ कैंडिडेट हु ऑप्ट्स फॉर अपग्रेड कैन ऑल्सो रीऑर्डर द प्रोग्राम प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन दैट वर, अब एक वर्ड पढ़ना, दैट वर हायर इन द प्रेफरेंस देन द एलोकेटेड वन, मतलब कि जो भी सीट आपको एलोकेट हुई है अब आप अपग्रेड सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली प्रेफरेंस में ही कर पाओगे, नीचे नहीं कर पाओगे मेरे भाई। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब ही ये हो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अब जब आपको ये लिस्ट सीट दे दी है तो आप तो अपग्रेड ही करोगे ना, नीचे वालों को थोड़ी आओगे। तो ये जो कहानी है ना कि भाई इसको नीचे डाल देंगे, उसको टॉप कॉलेज को नीचे डाल देंगे, सब बकवास बात है मेरे भाई। इस बात को ध्यान से समझना, लूट लेंगे लोग, कंगाल कर देंगे आपको, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। आगे देखो, अ कैंडिडेट्स हु गेट्स अपग्रेडेड विल हैव टू एक्सेप्ट, अब जैसी आपकी अपग्रेडेड सीट जो भी आपको एलोकेटेड होती है, मतलब कि 1 से लेके 21 के अंदर, अब मान लेते हैं 1 से लेके 21 के अंदर आपको जब 12वें नंबर का कॉलेज एलोकेट हो गया तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास फिर अगर थर्ड राउंड हमारे पास आता है तो आपके पास अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज आपकी यही सीट रहेगी। बात आ रही है समझ में कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल काम करेगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। और अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, आप वहीं पर फ्रीज कर देते हो, तो
खुशी खुशी आपकी सीट आपको मिल जाएगी, वो आपकी फिक्स सीट हो गई, आपको कोई लड़ाई नहीं है। आई होप मेरे भाई मैंने एक बात को बहुत विस्तार से समझाया, सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। प्रेफरेंस लिस्ट का सारा झोल मैंने आपको समझाता है। फिर भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, या तो पर्सनली मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना यार। बाय।